हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी डॉट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसा आप जानते हैं हम लोग पार्ट 3 पहले से कर चुके हैं। आपकी भूगोल की किताब से पार्ट 3 के बारे में बात कर रही हूँ, हमारी बदलती पृथ्वी। तो उसके प्रश्न उत्तर हमने नहीं करे थे, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर मैं इसलिए करवाती हूँ दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बढ़िया सा कारण है। वो ये है कि मैं अपना ही आपको एक सच बता देती हूँ कि जब मैं अपने विद्यालय में थी तो मेरी जो जितने भी मेरी अध्यापिकाएं थी, मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि मेरे नंबर बड़े कम आते हैं, अंक बड़े कम आते हैं, तो कैसे करके मैं अपने अंक बढ़ा सकती हूँ, आप मुझे बताइए। मैं अलग अलग किताबें पढूं, अलग अलग से वो आता नहीं है 100 नंबर आ जाएंगे, ये पढ़ लो 30 क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारी किताबें आती है। तो मेरी अध्यापिका ने बोला, बेटा ऐसा ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, अगर आपको बहुत ट्यूशन वगैरह की भी जरूरत नहीं। हाँ, वैसे कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत होती है पढ़ने में, उसके लिए हम लोग हैं हमेशा से, और बिल्कुल दोस्त की तरह आपके साथ। लेकिन मैं भी काफी कमजोर थी और उस वक्त मैं अपनी ट्यूशन भी नहीं लेती थी। तो मैंने अपनी अध्यापिका से पूछा, आपको कोई भी दिक्कत हो अध्यापिका से पूछना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला, प्रश्न उत्तर करा करो, अपने अध्याय के जितने भी आपके पाठ है उनके प्रश्न उत्तर करो, और हर एक पाठ के हर एक विषय को अच्छे से गहन से समझो। बस आपको अपनी मूल रूपी पुस्तक पढ़नी है और उसके प्रश्न उत्तर करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की, कुछ भी फालतू पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप इनको ही अच्छे से अभ्यास कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभ्यास करवाती हूँ। अभ्यास आपको आराम से गूगल पे भी मिल जाते हैं, आप कर लेते हो। होमवर्क जो भी मिलता है आप कर लेते हो, ठीक है। लेकिन वही बात है, होमवर्क तो हम लिख लेते हैं लेकिन उसे समझते नहीं है, तो इसीलिए नंबर कटते हैं। तो हम समझते हैं अच्छे से। आज प्रश्न नंबर 1 के साथ निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला आएगा, प्लेटें क्यों घूमती हैं। आप इसे पढ़ लोगे, आप इसे लिख भी लोगे, लेकिन इसे समझ नहीं पाओगे। समझाने के लिए आपका दोस्त हाजिर है। तो भाई, प्लेटें, कौन सी प्लेटों की बात हो रही है, आप जानते ही हैं कि हमारी धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें रहती हैं, परतें रहती है, परत दर परत रहती है। तो जो नीचे आप जानती हैं, पृथ्वी के बहुत नीचे ज्वालामुखी रहता है। मैंने आपको पार्ट 2 में भी पढ़ाया था कि हम पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पे रहते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। पहले मैं सोचती थी कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं लोग, लेकिन पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है, लावा है, गर्माहट इतनी ज्यादा है कि इंसान तप के पूरी उसकी मतलब राख भी ना बचे, ऐसी लावा है अंदर। ये समझ जाइए, कंकाल भी बाहर नहीं निकल पाएगा, इतनी गर्माहट है। सूरज जितना ताप, जितनी गर्माहट है। पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो पृथ्वी के नीचे जो लावा है, जो मैग्मा है या फिर ज्वालामुखी आप कह सकते हैं, उसकी आग से पृथ्वी की परतें हिलती हैं, और फिर सबसे ऊपर वाली जो परत होती है जहां हम रहते हैं, वहां तक वो कंपन पहुंचती है, और फिर क्या होता है, प्लेटें हिलती हैं। फिर अर्थक्वेक भी आता है, जिसको अर्थक्वेक आप समझते ही है क्या होता है, ठीक है, भूकंप आता है। तो देखा जाए तो मैंने आपको समझा दिया कि परत दर परत हमारी पृथ्वी पे परत दर परत ऐसे लेयर जैसी बनी हुई है, तो वो मैग्मा की वजह से, गर्माहट की वजह से हिलती है, और फिर ऊपर भूकंप आता है या ऊपर कंपन महसूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आप गैस में अपना पतीला चढ़ाते हैं अंडे बॉईल करने के लिए, तो जब आग लगाते हैं, अंडे कैसे हिल रहे होते हैं, ऐसे ओट रहे होते हैं, ऊपर आ रहे होते हैं। तो वैसा ही होता है हमारी पृथ्वी के साथ भी। जब यहाँ से बहुत ज्यादा गर्मी पहुंचती है तो ये भी एक अंडे की तरह ओटता ही है और ये हिलता है। बस इतनी सरल सी बात है। और ये प्लेट हमेशा गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही मिलीमीटर के लगभग में घूमती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ज्वालामुखी हमेशा एक गर्माहट के साथ आगे बढ़ती रहती है, गर्माहट करती रहती है, ऐसा नहीं है। वो कभी कभार बहुत ज्यादा ओट जाती है, कभी कभार वो ऊपर तक आ जाती है और गतिविधि हो जाती है परतों के अंदर। बहुत मिलीमीटर, समझ रहे हैं, इतना सा हिल जाता है, इतना सा। अगर बहुत ज्यादा हिल जाता है तो 7.1 7.2 करके ऐसे भूकंप की गतिविधि हमें महसूस होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, भीतरी परत, फिर बाहरी परत, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्माहट, यहाँ पे ज्वालामुखी हो रहा होता है, फिर यहाँ पे परत हिल जाती है, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होती है कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था। प्रश्न नंबर 1 का ही ख वाला भाग करते हैं। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है। कुछ ये भी बहुत ज्यादा साधारण है। बहिर्जनिक यानी कि बाहरी से पृथ्वी को खराब कर देने वाला, और अंतर्जनिक यानी कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से खराब करने वाला। मैंने अभी ज्वालामुखी की बात करी। क्या कभी भी आपको ज्वालामुखी आसमान से टपकता दिख रहा होता है या उसको पक्षी लेके घूम रहे होते हैं? ऐसा नहीं होता है। फिर पेड़ के अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा होता है। आप सोच रहे मैम क्या बोल रहे हो? तो भाई यही अंतर्जनिक बल होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से कोई बल आकर ऊपर विनाश कर सकता है। और बहिर्जनिक यानी कि हवा, पानी, बर्फ, ये सब बाहर हमारे पृथ्वी के हमारे साथ रहते हैं। बाहर बारिश, पानी, हवा जो भी है, ये सब ऊपर से पृथ्वी को, सतह को खराब कर सकते हैं। और अंदर से जो बल आता है, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब अंतर्जनिक बल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है अंतर्जनिक बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। और अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, यानी कि अंतर्जनिक बल का पता नहीं रहता दोस्तों, कभी भी आ सकते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप का बिल्कुल पता नहीं चलता है, वो अचानक से आ जाते हैं और बहुत ज्यादा विनाश करके जा सकते हैं। तो कभी धीमी गति से आते हैं तो कभी बहुत आकस्मिक तेज गति से आ जाते हैं। बहिर्जनिक बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर कौन रहता है? हम लोग ही रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर हमारे साथ जो बल रहते हैं उसे बहिर्जनिक कहते हैं, यानी कि हवा, पानी हमारे साथ रहते हैं ना। पर ये बल है सच में, हम प्रकृति को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर बल हैं जो इंसान का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। आप देख लीजिए, बाढ़, केदारनाथ का हाल देखा था आपने किस तरीके से उसका हाल हुआ था। साथ ही साथ आंधी, तूफान, ये सब हो सकता है। पवन की गतिविधि बहुत खराब होती है। अंतर्जनिक बल जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये अंतर्जनिक बल है। और ये बहिर्जनिक बल है, यानी कि पानी और तेज हवा। ठीक है दोस्तों, अंतर्जनिक और बहिर्जनिक आपको समझ आ गया होगा, मैंने पाठ में भी अच्छे से समझा दिया था। तो ग वाला करते हैं। अपर्दन क्या है? अब मैंने आपको पाठ में ये भी समझाया था मुख्य स्थलाकृतियां वाले विषय में कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। अपक्षय यानी कि चट्टान का टूट के बिखर के उसका पत्थर बना दिया। जब चट्टान टूटती है तो छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, और फिर पत्थर को घुमा के लेके कहीं और जाके उन पत्थरों को इकट्ठा करने का काम किसका होता है? पानी, हवा और बर्फ का। इसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन को आप ना ट्रैवल भी बोल सकते हो। और ये घुमा के पत्थरों को लेके जाने का काम किसका होता है? हवा का, पानी का और बर्फ का। कुछ इस तरीके से इस चित्र में देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान थी। चट्टान के कैसे कैसे करके टुकड़े हो गए। देखिए, किसी बड़ी चट्टान के टुकड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक पत्थर या कुछ भी, जो सीमेंट वगैरह कुछ भी किसी चीज का पत्थर होता है, वैसे जोर से तोड़ते हैं तब भी उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो चट्टान के पहले टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो यहीं पे स्थित बैठ जाते हैं। फिर जब बारिश या हवा आती है तो फिर उनको वो बहा के कहीं और जाके इकट्ठा कर देती है। तो इकट्ठा करने से क्या हुआ? वो एक और कहीं जाकर वो अलग सतह बन गई। क्या होता है? यहाँ पे पत्थर होता है, पत्थर बहा के ले गया, पानी और हवा पत्थर को बहा के लेके जाके कहीं और अजीब सी सतह बना दी। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी के अंदर कहीं पे भी सपाट सतह नहीं होती, कहीं पे सपाट होती है, कहीं पे उबड़ खबड़ी सी होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा खबड़ी सी होती है, ऐसे उबड़ खबड़ी सी। आपने देखा होगा इसी वजह से होता है कि कुछ पत्थर एक पत्थर से दूसरी जगह चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, हम घर में सोते रह जाते हैं और ये पानी, बारिश, हवा, कितनी सारी चीजों को कहाँ तक बहा के ले जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ तो आपको आपके घर में बारिश हो रही होगी, मतलब वहां बारिश हो रही होगी। बारिश होने से पहले थोड़े बादल कड़क रहे होंगे, तो उससे पहले आप एक नाव और कुछ पत्थर वगैरह एक जगह पे रख दीजिए। अगले दिन आके देखिए तो वो पत्थर और वो सब कहीं और ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश उसे बहा के ले गई है। ठीक है, तो इसको ही अपर्दन कहते हैं दोस्तों, बहा के ले जाना। और वो होता है पत्थर को बहा के ले जाना होता है उनका। तो भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम यानी बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपर्दन कहते हैं। कटाव छटाव यानी कि एक टुकड़े हो जाना, इसको अपक्षय कहते हैं चट्टान का। और फिर इसको बहा के ले जाने का काम किसका होता है? हवा, बर्फ और पानी का। तो इसको अपर्दन कहते हैं, बहा के ले जाना। अपर्दन को इंग्लिश में इरोजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घर वाला करते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो बहुत ही आसान है ये। बाढ़कृत मैदान यानी कि
फ्लड प्लेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी बह रही है, ठीक है। नदी में आप कितनी भी यहाँ ऊंची ऊंची इमारत बना दीजिए, अंग्रेजी में बोले तो बैरिकेशन कर दीजिए, लेकिन फिर भी नदी का पानी छलक के बाहर आ ही जाता है। कभी कभार यहाँ तक भी आ जाता है पानी और बिल्कुल बाढ़ सी आ जाती है। मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन छोटी मोटी बाढ़ भी आ जाती है। और ये बाढ़ बहुत अच्छी होती है, ये इस सतह को पूरा उपजाऊ करके चली जाती है, क्योंकि बाढ़ के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के मलबा, छोटे छोटे पत्थर, छैल, कंकड़ वगैरह होते हैं जो जमीन को उपजाऊ करते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आपके अंदर अगर मैं आपको दाल, चावल, हरी सब्जियां, बढ़िया बढ़िया अच्छा स्वास्थ्य खाना दूं जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा और आप और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। और वैसे ही जमीन के साथ भी होता है। जमीन के अंदर आप बहुत उपजाऊ कृति डाले, उपजाऊ वाली चीजें देंगे उसको खाने के लिए, तो वो बहुत अच्छी फसल उगाएगी, है ना। तो बाढ़ कृत हम पीछे भी अच्छे से पढ़ेंगे। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, मैंने आपको समझाया। कभी कभी नदी बहुत ज्यादा उफान मारती है, बहुत गुस्सैल हो जाती है, तो वो तट यानी कि किनारों से बाहर निकल आती है, ठीक है। और आसपास के मंजर, आसपास की सतह को भिगा देती है। निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इस वजह से बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं पदार्थ का जमाव हो जाता है। तो पानी के अंदर ये होता है, पानी को मिट्टी विट्टी वगैरह छोड़ के वापस पानी नदी में घुस जाता है और मिट्टी वगैरह, दबा, जो भी उसके साथ आया है मलबा वगैरह, उस जगह को उपजाऊ कर देता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आप तस्वीर द्वारा देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आराम से नदी बह रही होती है, लेकिन कभी कभार नदी बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है, देखिए। और फिर वो बाढ़ जब शांत हो जाती है तो बाढ़ क्या क्या छोड़ गई है, मिट्टी छोड़ गई है, कंकड़ पत्थर, बालू वगैरह छोड़ गई है। यहाँ पे देखिए, संकीर्ण चैनल वाले मैदान पानी भर जाता है, बाढ़ का मैदान बन जाता है, रेत, गाद और ये सब जमा हो जाता है, पानी दूसरी नदी में मिल जाता है। तो पानी आगे जाके, ये गुस्सैल नदी आगे जाके मिल जाती है और वो सब चीजें रह जाती है उस जमीन पर, वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। फिर बात करें च वाले की, तो बालू टिब्बे क्या है। बहुत ही सरल से इसका उत्तर है दोस्तों। बालू टिब्बे जो बहुत थोड़ी भारी भारी सी रेत होती है ना, तो हवा उसे बहुत ऊपर उठा नहीं पाती है, हवा उसे नीचे नीचे उठा के लेके जा पाती है। तो हवा ऐसे ऐसे करके यहाँ से लेकर आई तो ये एक टिब्बा बना दिया, तो हवा के अंदर फिर से हवा मिट्टी को अपने साथ लेकर आई यहाँ पे, तो ऐसे बालू टिब्बा बन गया, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया है कि पवन जो बहुत भारी वाली रेत होती है उसको बहुत नीचे नीचे घुमाता है, और पवन हर तरफ से आती है, इधर से भी आती है, पवन अपने साथ मिट्टी यहाँ भी कर देती है और यहाँ भी कर देती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मारुस्थल, या मारुस्थल मतलब रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। मारुस्थल को डेजर्ट कहते हैं। मारुस्थल भागों में पवनों के द्वारा रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है, ठीक है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देते हैं। जैसे ही पवन बहुत तेज गति से यहाँ आ रही है, फिर पवन रुक गया, पवन चला गया, तो एक यहाँ पे एक जगह बना दी, फिर से पवन यहाँ से आया, पवन वहां चला गया, एक बालू टिब्बा बना दिया, ठीक है। तो इससे इनको बालू टिब्बा कहते हैं, बालू टीले भी कहते हैं, ठीक है। 6 वाला करते हैं दोस्तों, समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री पुलीन का मतलब तट होता है, इसको आप बीच कह सकते हैं। गोवा वाले बीच पे, भाई गाना किसने सुना, सभी ने सुना यार। तो भाई मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बीच पे भी गए हो, लेकिन हाँ, इसका निर्माण देखते हैं किस तरीके से होता है। पानी के अंदर बहुत सारा बालू होता है, बहुत सारे सिल्ट, लोम, आपने सब नाम सुने होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, शैल वगैरह, और बालू बहुत होता है पानी के अंदर। तो वो जब बहता है तो बहुत सारा बालू एक एक जगह इकट्ठा करता रहता है। आप सोच रहे हो ना कि 3-4 दिन का काम है एक बीज बनने का, वही नहीं, ये बहुत सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं बीज बनने में। कितनी बार पानी आता है, बालू थोड़ा सा छोड़ के वापस जाता है, फिर बालू लेके आता है। बालू कहाँ से आता है समुद्र के अंदर, देखा जाए तो धरती के मतलब सतह के ऊपर एक समुद्र बना है ना, नीचे तो मिट्टी वगैरह ही थी ना,
सड़क तो नहीं थी ना, बजरी डामर की सड़क तो नहीं थी ना, काली वाली मिट्टी वाली सड़क रहती थी ना पहले। अभी भी आप जाके देखो गांव में मिट्टी वाली सड़क ही रहती है ना। तो मिट्टी के ऊपर ही तो बना है समुद्र। समुद्र मिट्टी के अंदर मतलब मिट्टी ले लेके समुद्र अपना पानी ऐसे छोड़ता है फिर जाता है, फिर छोड़ता है फिर जाता है। ऐसे करते करते वो बालू इकट्ठा करता रहता है और इस तरीके से समुद्र तट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब भी समुद्र लहर लेके आता है वो मिट्टी जरूर छोड़ता है। ऐसे कहते हैं ना, आप कभी भी बीच वगैरह पे और इन सब जगह पे आप तैरने जाइए, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, आपका शरीर ऐसे किरकिर सा करेगा, क्योंकि समुद्र में बहुत मिट्टी और नमकीन रहता है। मतलब नमकीन मतलब भी नमकीन वो भुजिया नहीं, नमक वाला नमकीन रहता है। तो जब समुद्री किनारे पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं तो समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं। तो ऐसे ही होता है, समुद्र से ये कट जाता है एक तरीके से और एक पूरा ऐसे आइलैंड, टापू या तट बना देता है और उसके बाद यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह उगने लग जाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें समुद्र के अंदर रहती है ये देखिए, क्ले, लोम, सैंड, सिल्ट, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और ये बड़े बड़े वाले से पत्थर, चट्टान, कंकड़, रेत, गाद, कंकड़, ये सब चीजें रहती है समुद्र के अंदर और नदी के अंदर भी रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ज वाला, चाप झील किसी कहते हैं। तो चाप झील मैं आपको समझा देती हूँ। झील इस तरीके से जारी होती है और फिर क्या होता है, जब वो जारी होती है तब मैंने आपको बताया कि नदी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें नदी के अंदर होती हैं। ठीक है, कंकड़, पत्थर, गाद, लोम, सिल्ट, क्ले, ये सब होती है। तो क्या होता है कि वो जब ऐसे बह रही होती है, जब बहते 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 यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके वो चीजें इकट्ठी करने लग जाती है, कंकड़, पत्थर वगैरह वगैरह। तो इकट्ठे करते करते वो फिर यहाँ से कट जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे, इसको ये देखो कुछ इस तरीके से जा रहा है। जब मिल जाती है तो यहाँ पे कंकड़, पत्थर वगैरह जमा होने लग जाते हैं और जब ये ऐसे यहाँ पे जमा हो जाते हैं तो ये झील पूरी कट जाती है और इसी को चाप झील कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से विसर्प की तरीके से, यानी कि सर्प की तरीके से नदी जा रही होती है और जाते जाते नदी के अंदर कभी कभार बहुत सारा कंकड़, पत्थर ये सब जमा हो जाता है तो ये नदी कट जाती है। यहाँ जो नदी होती है वो कट जाती है और फिर से नदी कहीं और चली जाती है। तो ये नदी जो कट जाती है इसी को चाप झील कहते हैं। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहने लगती है और जब नदी का बहाव तेज होता है बहुत ज्यादा, तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काट कर सीधा बहने लगती है। जब नदी बहुत बहुत ज्यादा तेज गति पे चल रही होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारा क्या कहते हैं, ये मिट्टी वगैरह, चट्टान वगैरह बह बह के वो ऐसे फंस जाती है एक जगह पे। ठीक है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाती है और अलग झील बनाती है, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा उत्तर। यहाँ पे ऐसे चल रही होती है और बहुत तेज गति में चल रही होती है, कभी कभार चट्टान वट्टान भी कट जाती है, तो ऐसे करके वहां पे नदी रुक जाती है और फिर नदी का अलग से ही मतलब मिट्टी वगैरह वहां जम जाती है, तो एक नदी पूरी एक अलग हो जाती है, फिर वो नदी कोई और नदी दूसरी जगह चली जाती है। चाप झील, इसको मैंने विषय में बहुत अच्छे से समझाया है। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सही उत्तर कीजिए, मतलब चिन्हित करना है हमें। ये आता है दोस्तों एमसीक्यू के तौर पर आता है। तो पहला वाला करते हैं, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग यानी कि समुद्री लहर या वेव कहते हैं उसे, तो विशेषता नहीं है। तो देखा जाए तो शैल इसकी विशेषता नहीं है। देखिए, जब भी समुद्री लहर जा रही होती है तो वो किनारे के पास जाती है, वो किनारे के पास छू के आती है। ठीक है, वो समुद्री गुफा को भी छूती है, बड़े बड़े समुद्री गुफा समुद्र के नीचे मतलब लगे रहते हैं उसके बीच में, तो उसको भी छूती है। लेकिन बस एक कंकड़ पत्थर है जिसको समुद्री गुफा समुद्री लहरें नहीं छूती हैं। समुद्री लहरें कंकड़ पत्थर को इसलिए नहीं छूती हैं क्योंकि कंकड़ पत्थर उसमें डूबे हुए होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, 2 चीजें जिसको समुद्री लहरें छूती हैं, वो है किनारे से बीच पे आता है, वापस नहीं चला जाता, और समुद्री गुफा यानी कि कुछ इस तरीके की गुफाएं होती हैं जो समुद्र के बीच में खड़ी रहती है, उसको भी समुद्र छूती है, लेकिन शैल को नहीं छूती। शैल को मैं बता दूं, शैल को पत्थर कहते हैं, कंकड़ पत्थर जो समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं। ठीक है, फिर ख वाला है, हिमनद के निक्षेपण की विशेषता करिए। तो हिमनद बता दूं तो हिमनद बर्फ को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बोला गया है बाढ़कृत मैदान। भाई बाढ़ वाली मैदान या नदी में बर्फ कहां से आ गई? ये गलत है। पुलीन यानी कि बीच यानी कि तट, समुद्री तट,
भाई वहां भी कैसे बर्फ आ गया? हिमोड, हिमोड यानी कि मोरेन, यानी कि बर्फ के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के रास्ते नहीं बन जाते, काला काला दिखता होगा आपको, उसे मोरेन कहते हैं। तो हिमोड इसका उत्तर होगा। देखिए अगर आपको नहीं पता है कि इसका उत्तर क्या देना है तो इनमें से तीनों में से कुछ ऐसा ढूंढिए जो बिल्कुल प्रश्न से अलग जा रहा है। देखिए हिमनद का मतलब अगर आपको पता चल गया कि बर्फ है, तो बाढ़, बाढ़ यानी कि बाढ़ का मतलब आपको पता ही होगा, ये भी नहीं होगा। पुलिन यानी कि तट, ये भी नहीं होगा। इन दोनों जगहों पे बर्फ नहीं रहती है, तो हिमोड डाल दीजिए। अगर आपको हिमोड का मतलब तक नहीं पता फिर भी हिमोड पे लगा दीजिए। मैं से पहले बहुत करती थी जय माता दी, ठीक। फिर गवाला करते हैं पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो मैंने आपको अभी अंतरजनक बहिर्जनक समझाया था ना, उसके अंदर था कि पृथ्वी अंदर से जब निकल रहा होता है आकस्मिक यानी अचानक से कोई बल ऊपर आ जाता है या बल पृथ्वी को नीचे से बहुत ज्यादा दबा रहा होता है, ज्वालामुखी वगैरह, तो ज्वालामुखी तो उत्तर होगा ना, क्योंकि ज्वालामुखी हमारा आंतरजनिक बल आता है। आकस्मिक यानी अचानक से कोई चीज ऊपर आ जाना, तो वो ज्वालामुखी आती है। वलन, वलन नहीं होगा। वलन मतलब कि वलन का मतलब होता है मोड़, और बाढ़ मैदान मतलब कि नदी, तो नदी वगैरह सब बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जा ही नहीं रहा है हमारे प्रश्न के साथ। प्रश्न आकस्मिक गति से ऊपर जो चीज आती है वो है ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बाद है गवाला, छत्रक शैल पाई जाती है। छत्रक शैल यानी कि कुछ इस तरीके का पत्थर या चट्टान जो बिल्कुल छाते के आकार में है, वो कहाँ मिलता है? तो इसका रंग से ही पता चल रहा होगा आपको कि रेगिस्तान में मिलता है, तो इसका उत्तर रेगिस्तान होगा। नदी नहीं होगा, नदी में तो पिघल के पूरा मिल जाएगा नदी के साथ, और बर्फ में ऐसे रंग का आपने कुछ देखा ही नहीं होगा। तो च वाला है चाप झील, यहाँ पाई जाती है। तो चाप झील नदी के पास ही पाई जाती है। हिमनद यानी कि बर्फ के पास नहीं पाई जाती। भाई नदी बर्फ के पास क्या कर रही है? चाप झील यानी कि ये जो ऐसे लूप के साथ ऐसे कट जाती है, वो बर्फ के पास कहां से आ जाएगी? रेगिस्तान, रेगिस्तान में नदियां बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो नदी घाटी इसका उत्तर होगा। नदी के पास ही चाप झील बनती है। जब नदी ऐसे 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 जा रही होती है तभी तो चाप झील ऐसे बन जाती, कट जाती है, फिर नदी कहीं और चली जाती। ये हमारे उत्तर आ गए हैं भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब ये वाले ऐसे होते थे कि ना मुझे बड़ी दिक्कत होती थी इनको करने के लिए, मतलब जो मैं करती थी अपने परीक्षा में बड़ी दिक्कत होती। वैसे तो 30-40% ही होता है इनका आने का, नहीं आते हैं, लेकिन यही आ जाते हैं किसी और रूप में, जैसे रेगिस्तान की होती है सही गलत में आ जाते हैं, तो करना जरूरी है भाई। अब मैं बताती हूँ आपको एक बढ़िया से ट्रिक, ठीक है। अब जो मुझे पहले आता है ना, तो मुझे पता है इनमें से कुछ तो पढ़ने वाले में जो थीम है पढ़ लेती थी, तो मुझे कुछ आ जाते थे, तो वो मैं पहले करती थी, और जो छूट जाते थे उसमें मैं तुक्का लगा देती थी। तो 5 में से 3 या 2 तो मिल ही जाएंगे, तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, शायद हम पूरा कर लेंगे। तो हिमनद, हिमनद यानी कि बर्फ, जैसे बता दिया, ठीक है। इसका बर्फ वाला कुछ ढूंढते हैं, बर्फ से शब्द, हमें बर्फ तो पता है कि हिमनद का मतलब बर्फ होता है, बर्फ की नदी, ठीक है भाई। क वाला लगा देते हैं, बिल्कुल तुक्का भीड़ी कर रही हूँ मैं, ऐसे ही कर रही हूँ, बाद में जाके देखेंगे उत्तर सही है कि। विसर्प, विसर्प, सर्प की तरह नदी जाने वाली, नदी जो सर्प की तरह जाती है, कुछ ढूंढते हैं यहाँ पे। पृथ्वी का कंपन, कठोर समुद्र, शैली, रेगिस्तान, समुद्री तट, नदी, नदी मिल गई। एक ऐसी नदी जो सर्प की तरह जाती है उसे विसर्प कहते हैं। तो यहाँ नदी पे ख लगा देते हैं। वाह यार मुझे आ रहा है, कर पा रहे हैं। पुलीन, अभी मैंने आपको समझाया था, पुलीन का मतलब तट होता है। मेरे को पता है बहुत बच्चे बोलते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको पहले से ही आता है, बट हाँ मैंने पूरा अपना पढ़ा है, ये विषय वगैरह पूरा पाठ पढ़ के बैठी हुई हूँ, इसलिए आ रहा है। आप भी यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, पाठ अच्छे से पढ़ लोगे ना, प्रश्न उत्तर ऐसे कर लोगे, ठीक है। पुलीन का मतलब तट होता है दोस्तों, और हमें पता है, ये बेवकूफ नहीं बना सकता है हमें, थोड़ी समुद्री तट, ठीक है। पुलीन का दूसरा मतलब समुद्री तट भी होता है, या फिर बीच भी होता है। तो यहाँ पे भाई ग लगा देते हैं। फिर आ जाता है बालू टिब्बा, बालू टिब्बा रेगिस्तान में मिलता है। अभी हमारे ऊपर प्रश्न आया था, कुछ इस तरीके से होता है बालू टिब्बा, है ना। तो बालू टिब्बा भी रेगिस्तान में मिलता है, ये रहा, मिल गया, रेगिस्तान ढूंढना नहीं पड़ा।
फिर आ जाता है जलप्रपात। जलप्रपात को झील, जलप्रपात को झरना भी कहते हैं। हमने देखा होगा ऐसे कटे हुए ऐसे चट्टान होते हैं, वहां से पानी, कोई नदी आ रही होती है, फिर वो ऐसे बहती है, फिर एक नदी के रूप में वो आगे चली जाती है। तो जलप्रपात को कहते हैं झरना। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जलप्रपात का दूसरा नाम है झरना। तो कठोर संस्तर शैली, ये इसका उत्तर होगा च वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कठोर संस्तर शैल। शैल का मतलब होता है पत्थर, कोई कठोर पत्थर जो कटा हुआ है उसी से तो झरना बह सकता है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर आता है भूकंप। अब एकदम अंत में बचा हुआ, शायद यही बचा हुआ है, तो यहाँ लगा देते हैं छ वाला, ठीक है। भूकंप यानी कि पृथ्वी का कंपन। 5 में से 5 कर लिया है हमने, तो काफी सही होता है यार, मुझे तो बड़ा मस्त लगता है, अगर मस्त मस्त सा लगता है। अगर आपने अच्छे से विषय पढ़े हैं, पर अच्छे से पाठ पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती करने में, मुझे तो आज तक कभी नहीं हुई। तो प्रश्न नंबर 4 है, कारण बताइए। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। कुछ शैल मतलब कि पत्थर छाते के आकार में होते हैं। बड़ी जी होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। शैल पहले यानी कि पत्थर पहले, चट्टान पहले कुछ इस तरीके का होता है, हवा जा रही होती है और हवा उसको यहाँ से नैड़ा माथा, तो हमारे बंगाली में कहते हैं नैड़ा माथा मतलब टकला करती रहती है। तो यहाँ से वो धीरे धीरे करके इसको ऐसे पतला करती रहती है, करते करते देखिए टंगड़ी लग रहा है तो टंगड़ी तो नहीं, पर हाँ ये छत्रक शैल जैसा बन जाता है, ठीक है। और ये करते करते ऐसे हो जाता है और इस तरीके से, वैसे इसको मशरूम रॉक भी बोला जाता है, या फिर इसको अम्ब्रेला रॉक भी बोला जाता है, यानी कि छत्रक शैल, ठीक है। आपको पता चल गया, पहले चट्टान को जिस तरीके की होती है, हवा आती है, हवा जाती है, करते 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 उसको नीचे वाले हिस्से को बहुत पतला बना देती है। ऊपर वाले हिस्से तक हवा नहीं जा पाती है, ऊपर ज्यादा हवा नहीं उड़ती है, नीचे ज्यादा हवा उड़ती है, ठीक है। तो कुछ शैल छत्रक आकार में होते हैं, कुछ पत्थर छत्रक यानी कि छाता के आकार में होते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया है। मारुस्थलीय भागों में इसको पढ़ते हैं, पढ़ने में समझ आ जाएगा। मारुस्थल यानी कि रेगिस्तान को कहा जाता है। भागों में पवन के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घसीट यानी कि घसीट देते हैं, और ऊपरी हिस्सों को इन पवन से घर्षण काफी कम होता है। यानी कि ऊपरी जगह जो होती है, देखिए ऊपरी जगह भी थोड़ी अलग लग रही है, ऊपरी जगह एक बहुत मोटी है, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर खबरी है, लेकिन ऊपरी जगह इतनी ज्यादा हानि नहीं पहुंचती जितनी नीचे वाली जगह पे पहुंचती है। तो इसलिए निचले हिस्से की चट्टान काफी घिस जाती है और ये चट्टान छतरी नुमा आकार से बन जाती है, कुछ इस तरीके से। कुछ भी कह सकते हो, आइसक्रीम भी कह सकते हो, चल जाएगा, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो हमारा प्रश्न है वो है ख वाला। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। बाढ़कृत मैदान को उपजाऊ क्यों कहा जाता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कभी कभी नदी तट से बाहर आ जाती है, किनारों से बाहर आ जाती है और वो पास वाले मैदान को पूरा भिगो के चली जाती है और वापस नदी खुद आराम से चली जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सेल और उफान मार रही होती है नदी, तो क्या होता है कि आसपास के मैदान में जब वो पानी बाहर निकल के वापस चला जाता है तो वो नदी के अंदर बहुत सारे कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, मलबा वगैरह होता है जो मैदान को उपजाऊ बनाने में बहुत सक्षम होता है। तो कुछ इस तरीके से उपजाऊ बन जाती है जगह और आप आराम से उसमें बहुत बढ़िया खेती कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम फर्टिलाइजर और मैन्युअल का इस्तेमाल करते हैं जब हम खेती बाड़ी करते हैं, तो ये नदी का पानी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ कर देता है जिसको, मैदान को। तो बाढ़ के समय नदी अपने तटों से पार करके अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है, यानी कि भर देती है पानी से। तो बाढ़ के समय नदी के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इन अवसाद या मलबा को नदी अपने आसपास के क्षेत्र में जमा कर देती है। अब आप सोच रहे हैं बाढ़ अच्छी होती है जी, बाढ़ का एक एक लेवल होता है। कभी कभी बाढ़ बहुत ज्यादा सही मात्रा में आती है कि थोड़ा सा भिगो के चली गई। जो बहुत ज्यादा उफान मारने वाली बाढ़ आती है ना, वो तो पौधे, पेड़, घर वगैरह सब उजाड़ देती है, तो वो वाली बाढ़ की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसा नमक की तरह है, नमक अगर ज्यादा डल जाए तो खाना बहुत खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, और बिल्कुल कम डल जाए तो बेस्वाद लगता है। तो नमक बिल्कुल सही मात्रा में डलना चाहिए। तो बाढ़ भी सही मात्रा में आती है तो ही उपजाऊ कृति लेके आती है।
तो इन अवसाद या फिर मलबे में काफी मात्रा में ह्यूमस होती है जो कि बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। तो ऐसे ही है, नदी चल रही होती है, ये उसके तट होते हैं, तट से कभी कभार नदी उफान मार के बाहर आ गई होती है और यहाँ पे मैदान है, मैदान में पूरा नदी पानी बहा के फिर से नदी जो चली गई, पानी तो चला गया लेकिन बालू वगैरह छोड़ गया और वो सब उपजाऊ बना देता है। ठीक है, इसके बाद ग वाला आता है समुद्री गुफा स्टैक के ऊपर में के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो कैसे करके ये इतना बड़ा समुद्री गुफा सिर्फ इतना सा रह जाता है? बहुत आसान है इसमें कि सबसे पहले तो ये इतना सा रहता है। सबसे पहले क्या होता है, समुद्री बहुत बड़ी बड़ी समुद्री तरंगे या वेव या लहर जो बोलना है आपको बोल सकते हो, आती है, इसको इसमें क्रैक बनाती है, ये इसमें ऐसे ऐसे करके दबाव बनाती है और ये टूटता रहता है। टूटते टूटते पहले इतना टूटता है, फिर इतना टूटता है, फिर इतना ज्यादा टूट जाता है। टूटते टूटते सिर्फ ये इतना सा मतलब ऐसा ढांचा रह जाता है। फिर ऐसे करते करते उफान तक मारता है तो ये ढांचा भी टूट जाता है। ठीक है, ये ढांचा टूटने के बाद सिर्फ ये स्टैक रह जाता है, यानी कि ये छोटी लंबी लंबी चट्टानें ही रह जाती हैं। ठीक है, ये और ये रह जाता है। तो एक समुद्री गुफा से कैसे करके एक स्टैक बनता है आपको समझ आ गया होगा। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार शैलों को टकराती हैं, शैल मतलब पत्थर, फिर से बोल रही हूँ पत्थर बोलते हैं। समुद्री तरंग यानी कि लहर बार बार इन पत्थरों को तोड़ती है, दबाव देती है और टूटते जाते हैं। शुरुआत में ही ऐसा होता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, फिर ये और भी ज्यादा इस तरीके से हो जाता है और फिर करते करते सिर्फ यही हिस्सा रह जाता है। अगर आपको इसका डायग्राम बनाने का आ गया ना, 5 में से 5 लेके आओगे, बोल रही हूँ मैं, बहुत ही आसान है वाला। तो समुद्र लगातार शैल से टकराता रहता है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है और ऐसे करते करते बेचारे सिर्फ 2 खंबे रह जाते हैं। ठीक है, तो इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, छत बच जाती है, कुछ इस तरीके से छत बच जाती है और जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, इसको मेहराब ही कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, फिर ये छत भी टूट जाती है और सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं, इसी को स्टैक कहते हैं। ठीक है, मुझे आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद घ वाला करते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। एक चीज मैं और आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में समझाऊंगी, वो मेरे ऊपर है, चिंता मत करना, प्रश्न तक खत्म होने के बाद समझाऊंगी। ठीक है, आप जानते हो मैं कितना बकबक करती हूँ, मैं खुद को रोक रही हूँ कैसे कैसे आपको बकबक ना करूँ, क्योंकि इतने सारे प्रश्न है, मैंने सारे के सारे प्रश्न करवाए हैं, जितने भी मूल रूपी थे सारे कराए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो भी बकवास और खराब से होते हैं कि ये करो वो करो, एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, वो मैं नहीं करवाती हूँ। मैं वही वाले करवाती हूँ जो आपके प्रश्न उत्तर परीक्षा में जरूर आएंगे। ठीक है, तो भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। जी हाँ, क्यों नहीं गिरती हैं, हमसे पूछिए। तो भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी ज्यादा कंपन होती है और इस कंपन से मकान या इमारतें हिल जाती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी ने सबसे पहले स्थलमंडल नामक एक परत को हिलाया। स्थलमंडल ने ऊपर कंपन छोड़ी और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर हमारी इमारतें वगैरह खड़ी हुई हैं, तो सीधा इमारतों पर उस कंपन को महसूस होते हैं, फिर इमारत वगैरह गिर जाती हैं। और आप जानते हो भूकंप किस तरीके से होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा। तो इमारतें गिरने लगती हैं। अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती हैं, अधिकांश इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती। समझ आया? मतलब कि जितनी भी इमारतें बनती हैं वो टूटेंगी ऐसी बनती है। देखा जाए तो जापान में ऐसा होता है कि वहां पे इमारतें अर्थक्वेक प्रूफ बनाई जाती है, यानी कि वो भूकंप को झेल जाए, उसके नीचे स्प्रिंग वगैरह लगाया जाता है, कुछ इस तरीके से बनाई जाती है जिससे वो टूटेंगी लेकिन सिर्फ ऐसे खड़ी रह जाएंगी, वो पूरी नहीं टूटेंगी जिससे इंसान भाग जाएंगे, फिर बाद में टूटे तो अलग बात है। तो कुछ इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से टूटने से बच जाती है जिससे इंसान की हानि ना हो जाए। तो ये जापान में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जापान बहुत भूकंप वाले जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। एक चीज मैं और समझाना चाहती थी, आपने देखा होगा कि अपराजिता मैम ये स्कार्फ बहुत पहनती है।
वो मैं इसलिए पहनती हूँ, गरीब हूँ ऐसी बात नहीं है, गरीब भी हूँ। अरे चलो छोड़ो, मैं इसलिए ये पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी बहन ने मुझे दिया है। और मैं आपको रेट वेट वगैरह नहीं बताना चाहती, थोड़ा महंगा है। तो मेरा क्या है ना कि मैं कपड़े खरीदती हूँ, फिर एक कपड़ा बाद में पहनती रहती हूँ, क्योंकि शायद कपड़े नहीं देखने चाहिए, हाँ हमारा तजुर्बा देखना चाहिए, बात करने का ढंग वगैरह, और आपको मेरी विद्या से, ज्ञान से कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है वो देखना चाहिए। बाकी कपड़े जो मिलते हैं वो मैं पहन लेती हूँ। और ये वाला जो है शॉल, ये मुझे बहुत ज्यादा, स्कार्फ जो भी है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। देखो उनको भी ये चीज सबसे अच्छी तरीके से पता होगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे छात्र हैं, मेरे बच्चे हैं ये, तो उन्हें पता होगा कि मैम हमेशा ये पहनती है और मैम को इसका बहुत अच्छा लगता है इसलिए पहनती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मत लेना कि मैम गरीब है, ठीक है यार, ऐसा नहीं कि बिल गेट्स की बेटी हूँ, पर हाँ अच्छा लगता है इसलिए पहन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, मैं बहुत वक्त से सोच रही थी यार बताऊं बच्चे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे प्यारे प्यारे कुछ बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैम थोड़ा चेंज कर लिया, आप क्या कहते हैं, ठीक है, मैं बता दिया पहले, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उत्तर खत्म हो गए, आपको बता दिया, जैसे प्रश्न उत्तर सारे करवा दिए। जो नोट्स होते हैं मेरे पार्ट के वो ये विद्यार्थी.in में मिल जाएंगे, और ये बहुत जल्दी चेंज कर लूंगी, मैं नया खरीद लूंगी, फिकर नॉट। फिर उसके बाद उसको घसीटूंगी, फिर उसके बाद वही सारे वीडियो में पहन के आ जाऊंगी तो ये हमारा पार्ट 3 भी हो चुका है, उसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और क्या बोलना है, अपना ध्यान रखो यार, बिल्कुल ठीक रहो। भूकंप वगैरह आए तो उससे बचने के लिए भी मैंने एक विषय बना दिया, तो वो भी जाके देख लेना। और फिर से मिलते हैं किसी और पाठ्य पुस्तक की पाठ में। ध्यान रखना एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय बाय।